हे एवरीवन, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। क्या आप जानते हैं हमारे भारत की इंडिपेंडेंसी के बाद इंडिया के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन सुरक्षित रखता है, उनको कौन प्रिजर्व रखता है? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लेन कौन करता है? संविधान क्या है, कौन से किसके रूल्स हैं, ये समझाने वाला कौन है? क्या आपके फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हैं? अगर इसको वायलेट करे तो कौन इसके बारे में देख रेख करेगा? क्या इन सब बारे में आपको पता है? अगर दो स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तब इसको कौन सुलझाएगा? जी हाँ, बात करें यशवंत वर्मा जी की, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल जज रहे हैं और दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया और उसके बाद अभी करंटली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर रहे थे। उन पर अब इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसको कैश एट होम के नाम से भी जाना जा रहा है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 3 लोगों की कमेटी तैयार हुई है, 3 लोगों का पैनल तैयार किया गया है जो कि इसकी इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन यशवंत वर्मा जी की अगर बात करें तो यशवंत वर्मा जी ने भी यहाँ पे अपनी याचिका डाली है और कहा है मैंने चोरी नहीं की, मतलब कि ये पैसे मेरे नहीं है, मेरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये मेरे अगेंस्ट में षड्यंत्र है और इसका मेरे से कोई भी संबंध नहीं है और जो भी इंक्वायरी हुई है वह लीगल तरीके से हुई है, जो प्रोसेस हुए हैं वो पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, जो भी एविडेंस मिले हैं वो भी झूठे हैं। तो इन सारी दलीलों को देते इम्पीचमेंट प्रोसेस और पार्लियामेंट्री एक्शन अब एक्टिव हो चुके हैं, जिसके अंदर जो रिमूवल है उसका एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें ओवर 145 लोकसभा मेंबर, साथ ही साथ राज्यसभा के 50 प्लस मेंबर्स ने सिग्नेचर किए हैं। जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं जुडिशरी सिस्टम में, तो यहाँ कहीं ना कहीं अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जुडिशरी जिसको बोला जाता है कि ये तो एक हिरार्किकल सिस्टम जो कोर्ट्स के अंदर रहता है उसमें रहती है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है और उसी के साथ ये हम लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए उसके लिए है। और जब जजेस ही ये करने लगे तो क्या ये कहीं ना कहीं अब इसे एक मतलब क्वेश्चन एक लेकर आ रही है माइंड के अंदर कि क्या बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं? हम जो कोशिश करते हैं या चाह रहे हैं भ्रष्टाचार, करप्शन जैसी चीज़ें ना हों, लेकिन वो जजेस के थ्रू ही जब होने लग जाए तो कहीं न कहीं हमारा भरोसा भी डगमगा जाता है। अब ऐसी चीज़ में अगर इनको हटा दिया जाएगा तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है, जब हाई कोर्ट के वर्मा जी को जब हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर अब चीज़ें ये आती है कि आखिर इनका सिलेक्शन कैसे होता है? हाई कोर्ट सुप्रीम के लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है? इनको कैसे रिज़ाइन किया जाता है या इनको हटाया जाता है? इनके साथ क्या किया जाता है? तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ कोर्ट्स की बात की गई तो सबसे बड़ा कोर्ट जो माना जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर और इसका मेन काम क्या है? 2 स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी विवाद है, उन सारी चीज़ों को सुलझाना, साथ ही साथ जो आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना, उनको सेव करना और इसके साथ ही अपीलों को सुनना और रिट जुरिडिक्शन, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के काम होते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट हायर पोजीशन के अंदर है तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट से होगा, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे करेगा? प्रेसिडेंट हेल्प लेगा पीएम की, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ लेगा होम मिनिस्टर की हेल्प लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? जब ये लोगों की हेल्प करते हैं तो इनको जो अपॉइंट किया जाता है, सबसे वरिष्ठ जो होगा, सबसे सीनियर जज होगा, वो इनको अपॉइंट करता है। और वहीं जब हाई कोर्ट की बात आई तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट वही करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन वो हेल्प लेगा स्टेट गवर्नर की। इसके साथ ही साथ वो सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी हेल्प लेकर इसको अपॉइंट करता है। इसका जो सिलेक्शन होता है अपॉइंट करने के लिए वो कैसे होता है? वो होता है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए सेम होता है, बट इसमें जो संख्या है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अब वो कैसे चेंज होती है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार सीनियर जजेस का जो है ग्रुप होता है और इन्हीं के थ्रू जो है कॉलेजियन अपना काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है। वहीं जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की तो हाई कोर्ट के अंदर सीजीआई होता है, प्लस में 2 सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट के जज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इसके थ्रू होता है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। अब जब हाई कोर्ट को इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है तो हाई कोर्ट का काम क्या है? अरे तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनको फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती हैं, जिनको डाइवोर्स होते हैं या जिनको चोरी चकारी या जिनके साथ में अपराधी मामले जुड़े होते हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे? वो सारे काम सॉल्व करता है हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट का काम होता है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को देखना। इसके साथ ही आर्टिकल 226 के अंडर वो रिट को जारी करता है, जिससे आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो भी आपको वायलेट हो रहा है वो सारी चीज़ों को संरक्षित करता है, प्रिजर्व करता है, सेव करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही जितनी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होती हैं या जिन्हें निचली अदालतें बोला जाता है, उनको कंट्रोल इन द सेंस उनके ऊपर अपनी नज़र बना के रखता है कि सारे काम सही से हो रहे हैं या नहीं। तो ये काम होते हैं हाई कोर्ट के। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147 तक काउंट होते हैं, मतलब कि इनका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आता है। तो वहीं हाई कोर्ट के आर्टिकल की बात करें तो हाई कोर्ट 233 से लेकर 237 तक आता है। वहीं आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए बना है जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए ही है, और वहीं 226 जो है वो हाई कोर्ट के लिए बना है। अब इतनी पावर होने के बाद भी कॉलेजियम सिस्टम से सिलेक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, हाई कोर्ट, वरिष्ठ नागरिक मतलब ये राष्ट्रपति, पीएम, गवर्नर, ये सारे मिलजुल के जब सारे काम करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? फिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों के अंदर जजेस क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं?
यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब वो चुनौतियाँ क्या हैं, हम उस पे बात कर लेते हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती है कि यहाँ पर करप्शन देख सकते हैं आप, करप्शन जो कि अभी आप देख रहे हैं। दूसरा, न्याय बहुत देर से होता है, जस्टिस डिले जिसकी बात की जाती है। यहाँ पे न्याय भी मिलने में देरी होती है क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा धीमा है या उसको कर दिया जाता है। काम होता है लेकिन बहुत ही डिले होता है। तीसरा है केस बैकलॉग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और चौथा है जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसके अंदर केसेस जो हैं जजेस को लेकर, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। इसके बारे में भी एक वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठे हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हायर पोजीशन पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उस पर भी ऐसी प्रॉब्लम आज भी देखने को मिलती है। करप्शन जैसी, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें जो है प्रॉब्लम बन रही हैं। डेमोक्रेसी वाले देश के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। हम हैं, हमारी पावर है, साथ ही साथ जो सिस्टम बनाया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है ताकि ट्रांसपेरेंसी सभी के साथ समान और बराबर बनी रहे। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो आप लोगों के लिए है। जैसे ही यशवंत जी पकड़े गए हैं, क्या ऐसे ही बाकी लोगों में कुछ ऐसे भी जजेस हैं जिनको अभी तक पकड़ा गया है, कुछ भ्रष्टाचार के लिए या ट्रांसपेरेंसी के लिए जो जाने गए हैं, जिन्हें निकाला गया हो या जो खुद ही रिज़ाइन करके गए हों? अगर आपके भी दिमाग में कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से ऐसे जजेस हैं या कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं या फिर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या फिर कौन से ऐसे ईयर हैं जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को देखा गया है। आगे अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। बाकी इनके ऊपर चलने देते हैं, रिपोर्ट्स आने देते हैं और सुनवाई चलने देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।